हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, और जिसके आधार पर हम यह देखते थे कि जो हमारा हाइड्रोजन होता था, हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव था जिसको कि हम शून्य मानते थे, उसके एक तरफ हम कहते थे जिसमें कि मुख्य रूप से धातुएं आती थी, क्रियाशील धातुएं जिन्हें कहते थे वह आती थी, और दूसरी तरफ हम देखते थे जिसमें लास्ट में हमारा क्या आ जाता था, फ्लोरीन आता था। जहां हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं थी उनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव थे वह सारे के सारे माइनस में आते थे, और जबकि हाइड्रोजन से नीचे के जितने भी मानक इलेक्ट्रोड विभव थे जिसमें लास्ट में क्या था, फ्लोरीन था, वह हमारे पॉजिटिव आते थे। तो आज हम अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारा है नेस्ट इक्वेशन, यानी कि नर्नेस्ट इक्वेशन जिसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी पिछले टॉपिक के बेस्ड में एनसीईआरटी में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको यदि टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रह जाएगा तो वह यहां पर क्लियर आपका अच्छे से हो जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा जो एनसीईआरटी में जो पाठ्य निहित प्रश्न में पहला प्रश्न है 3.1, वह हमारा है, यह हमारा है पाठ्य निहित प्रश्न, पाठ्य निहित प्रश्न। और इसमें प्रश्न सबसे पहला है 3.1। क्या है इसके अनुसार? इसके अनुसार निकाय Mg2+ और बार उसके बाद है Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यानी कि इन्होंने एक Mg आयन दे दिया, Mg2+ आयन है, और इसमें हमारा साथ में आ गया Mg। इसका ये कह रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। पहली बात, मानक शब्द का क्या अर्थ है? हमने आपको थ्योरी में बताया था कि मानक का अर्थ होता है कि जब आप ये कहें कि जो ताप है वह हमारा कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन के बराबर। अब काफी बच्चों के कमेंट ये आए थे कि सर आखिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों, 298 ही क्यों, कुछ कम क्यों नहीं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों नहीं? तो वहां पर उसका मुख्य बात यह है कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है यह नियर अबाउट हमारा रूम टेम्परेचर होता है, सामान्य ताप होता है। तो हम जब इलेक्ट्रोडों का, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, उनका पोटेंशियल ज्ञात करते हैं, तो कोशिश करते हैं उनको रूम टेम्परेचर पे उनको ज्ञात किया जाए। इसलिए ताप को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। आप जानते हैं जो दाब हमारा होता है वो होता है 1 atm, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार के बराबर होता है। और तीसरे हम लेते थे उसमें मोलरता, जो विलियन है, लिखते हैं विलियन में आयनों की मोलरता, आयनों की जो मोलरता थी वो हम क्या लेते थे, 1 मोलर लेते थे। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या चीज है? ये मानक को रिप्रेजेंट करती है कि आखिर मानक का क्या अर्थ है। तो हमारे को मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, ये अपने आप में सिंगल इलेक्ट्रोड है। इसका अर्थ है हमें इसको किससे जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ना पड़ेगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ना पड़ेगा। तो किस प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं समझिए। हमने कहा इस प्रकार से हमने एक पात्र ले लिया, इसमें हमने जो सॉल्यूशन भर दिया है, मान लेते हैं वह जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो है MgSO4 का, और यहां पर हमने एक मैग्नीशियम की क्या लगा दी, एक छड़ लगा दी। अब आपको ध्यान हो, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने आपको बताई थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या थी आपको ध्यान हो तो वो थी Li, ली के, काना, मांगे, आल, जन, पहले हमारी ये थी। और आप देख रहे हो इसमें मैग्नीशियम, क्योंकि इसकी इस श्रेणी के जो लास्ट में आता है वो आता है फ्लोरीन, सबसे लास्ट में हमारा हम जानते हैं फ्लोरीन, और बीच में हमारा यहां पर आता है हमारा हाइड्रोजन। तो आप ये देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वह हमारा मैग्नीशियम के नीचे आता है, और इससे ऊपर हाइड्रोजन, यदि हम एक मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का लें तो हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी तत्व होते हैं उन सब को हम लेते हैं एनोड की भांति। किसकी तरह इनका उपयोग किया जाता है? एनोड की तरह। तो हाइड्रोजन को किसकी तरह प्रयोग करेंगे? कैथोड की तरह। हमने यह वहां पर इस बात में चर्चा करी थी कि यदि हाइड्रोजन है
तो इसके ऊपर वालों को हम लेते हैं एनोड, इसके नीचे वालों को हम लेते हैं कैथोड। तो अब आप खुद ही सोचिए, जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, तो ये क्या है, हमारा एनोड हो गया। और दूसरी तरफ हम मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या लेंगे, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का कैसे बनाते हैं आप जानते हैं, इस प्रकार से मैं बना सकता हूं हाइड्रोजन का, जिसमें एक पहले तो एक बड़ी ट्यूब होती है, और इस ट्यूब में यहां पर हमने कहा एक क्या लटका के रखते हैं, हम प्लेटिनम का एक टुकड़ा लटका के रखते हैं। और अंदर की ओर आप चाहो तो एक कांच की बारीक सी ट्यूब ले सकते हो इस प्रकार से। और इस ट्यूब में क्या होता है, ये कंडक्टर वायर गया हुआ होता है, ये यहां से ऐसे करके निकला हुआ रहता है बाहर। और ये हमारी ट्यूब इस प्रकार से होती है, और इसमें हम कह देते हैं कि HCl टाइप का, जैसे होता है HCl, इस प्रकार को कोई हम एसिड भर देते हैं इसमें। तो हमने इस तरीके से इसका अरेंजमेंट कर लिया। यहां से आप जानते हैं इस ट्यूब में क्या आती है, अंदर की ओर H2 गैस प्रवाहित की जाती है अंदर की ओर। तो ये हमारा क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर से मानक शब्द उपयोग किया है, यानी कि मानक के लिए होता है कि जो यहां से गैस अंदर भेज रहे हैं, इसका जो दाब है P, उसका है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो HCl है, इसकी मोलरता है 1m, वैसे MgSO4 की मोलरता क्या होगी, 1m। तो ये हमारा आ गया। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने इसको जोड़ा, ये हमारा क्या चीज थी, ये हमारा मैग्नीशियम का था। यहां से हमने इसको जोड़ा, तो बीच में हमने एक लगा दिया वोल्ट मीटर, ये हमारा वोल्ट मीटर है, यहां से इसको जोड़ दिया। और इस प्रकार से एक हम क्या लगा देते हैं, लवण सेतु लगा देते हैं, जिसे हम कहते थे सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा क्या था, सॉल्ट ब्रिज। तो इतनी व्यवस्था हमने यहां पर कर ली। अब समझिए, यदि इसको मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं किस प्रकार से करूं। देखिए इधर की ओर क्या हो रहा है कि Mg क्या कर रहा है, एक तो आपको यह पता होगा कि Mg क्या करेगा अपनी छड़ पर, क्योंकि Mg का आप तार ही मान लीजिए, वो अपने आप में एक इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार करेगा। तो Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और जंप लगा लेगा यहां पर Mg आयन के रूप में। तो क्या करेगा, यहां से Mg यहां पर कूद लगाता है, किसके रूप में, Mg2+ के रूप में, 2 आयन के रूप में यहां पर जंप लगा दिया। और यहां पर उसने क्या छोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इस प्रकार से। तो ये हमारी छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ये ऋणावेशित होते हैं, ये स्वतः ही धनावेशित होगी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, उसे छोड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और जहां ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं एनोड। तो है ये एनोड, और लेकिन क्या है, ऋणावेशित क्षण है, पहली बात। तो ये स्वतः ही धनावेशित होगी, पहले तो आप ये समझ सकते हैं। ये दूसरा तरीका क्या है कि मान लो आपको ये नहीं पता कि यहां पर मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके और विलयन में मैग्नीशियम आयन के रूप में प्रवेश कर रहा है, मान लो आपको नहीं पता। तो आपने क्या करना है, यहां वोल्टमीटर लगाया। अब वोल्टमीटर में ये देखिए, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी इनके बीच में। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा की दिशा देखिएगा। अब देखेंगे इसमें विद्युत धारा की जो दिशा है वो इस दिशा में है, इधर की ओर है विद्युत धारा की दिशा। और जो जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉन हमेशा उसकी विपरीत दिशा में फ्लो करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा वो इस दिशा में होगा। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में होगा, तो इसका अर्थ है कि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इस छड़ पे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके विलयन में मैग्नीशियम आयन के रूप में प्रवेश कर रहा है। पूरी थ्योरी में हमने बड़ी डिटेल से आपको ये बताया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले, बीच में आप वोल्ट मीटर लगा लीजिए या कुछ भी विभव मापी लगा लीजिए, और साथ में आप यहां पर वोल्ट मीटर तो हमने लगा रखा है, ये तो वोल्टेज नापेगा। साथ ही जैसे हमने कहा आपको धारा की दिशा ज्ञात करनी है, तो धारा की दिशा के लिए आप यहां पर क्या लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कोई एक गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए। गैल्वेनोमीटर से आपको आसानी से धारा पता चल जाएगी। और वोल्ट मीटर क्या करेगा, केवल ये देखेगा इन दोनों हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच में कितना विभवांतर है। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ जाएगी आपको कि इसको पहले आपने क्या लगा लेना है, एक गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए, इससे धारा की दिशा पता चल जाएगी। धारा इस दिशा में बह रही है तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है, तो आपको पता चल जाएगा मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, और जबकि यह क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो ये बात पता चल जाएगी। सेकंड स्टेज में आपने क्या लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, इन दोनों के बीच में विभव को ज्ञात कर लेना है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि आखिर इसको लिखा कैसे जाए।
हमारे को क्या करना था, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना था इसका। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए पहले इसको लिख लेते हैं, कैसे होगा। यहां आप देख रहे हो Mg+2 में चेंज हो रहा है, तो लिखने का तरीका Mg2+ में चेंज हो गया। इसकी मोलरता लिख लीजिए, ये हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी मोलरता क्या है, 1m है। और उसके बाद बीच में क्या लग रहा है, सॉल्ट ब्रिज लग रहा है, तो यहां पर आपने 2 लाइनें खींच दी। इधर की ओर क्या हो रहा है, इधर की ओर से हम देख रहे हैं यहां पर Mg+2 विलेन में आ रहा है, और यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, यानी कि यहां पर क्रिया जो होगी H+, और यहां पर अंदर लिख लेते हैं ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन ही है, और साथ में इसकी मोलरता भी 1m है। और यह जो हमारा है परिवर्तित हो रहा है किसके रूप में, हम कह सकते हैं H2 के रूप में, H2 गैस के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और सेकंड बात, यहां पर जो ये हम ये लगा रहे हैं, ये जो छड़ लगा रहे हैं जिसे आप इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, ये किसकी है, प्लेटिनम की है, तो यहां पर लिख लेंगे प्लेटिनम। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस सेल को निरूपित कर सकते हैं। ये हमने आपको थ्योरी में अच्छे से बताया था। यहां देखिए Mg किस में परिवर्तित हो रहा है, Mg+2 में, ये यहां से ऐसे परिवर्तित हो रहा है। और यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, H आयन H2 में चेंज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, तो ये इसी को प्रदर्शित कर रहा है। प्लेटिनम क्या है, एक इलेक्ट्रोड। अब हमें किस प्रकार से दिखाना है, हमें तो मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, किसका, इसका। ये तो हमने पूरी व्यवस्था आपको समझाई, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे समझिए। हमने कहा कि इसके लिए लिखते हैं ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हमारा लिखने का तरीका होता है। दूसरी बात, ई कैथोड क्या चीज है, देखिए ये वाला सिरा हमारा क्या था, ये हमारा था एनोड, और ये वाला क्या था हमारा, ये हमारा था कैथोड। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो अब ई कैथोड का अर्थ क्या है, हाइड्रोजन का। तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव यदि आप ज्ञात कर रहे हो तो यहां पर क्या लगा देगा, 0 या नॉट भी जिसे कहते हैं आप, यहां पर ई नॉट, ई सेल नॉट, ई कैथोड नॉट, ई एनोड नॉट, इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं। अब कैथोड का कैसे लिखेंगे, कैथोड का जो हमारा होगा, कैथोड में क्या है आप देख रहे हो, यहां पर है हमारा हाइड्रोजन, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसीलिए इससे ऊपर वाले क्या होता है, नेगेटिव, इससे नीचे वाले क्या होता है हमारे, पॉजिटिव। तो ये कैथोड वाला तो क्या हो गया, 0 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे E0। अब इधर की ओर क्या है हमारा, आप देख रहे हो यहां पर Mg+2 में चेंज हो रहा है, लिख लेंगे Mg2+ में चेंज हो रहा है। तो अब यहां पर देखेंगे ई सेल बराबर हो जाएगा माइनस E0 Mg2+। तो हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो हम लिखेंगे Mg2+ E0 इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का निशान इधर आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, E0 सेल के बराबर होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी आपको कोई एक इलेक्ट्रोड दे रखा है, यदि आपको उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना, आपने उसको हाइड्रोजन के मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देना है। उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करना है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड में यदि आपके हाइड्रोजन है तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 होता है, इसको 0 लिख लीजिए, बाकी मान आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट सारे के सारे आएंगे, ऐसा नहीं है मैं चाहता तो केवल इसको लिखने के बाद डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लिख के यहाँ समझ लिख लेता, लेकिन उससे आपको वो थीम पता नहीं चलती कि आखिर हमने करा कैसे है। तो यहां पर हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो सारी की सारी आपकी रिवाइज भी हो गई। तो आप नोट कीजिए, फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्य निहित जो हमारे प्रश्न है उसका, जो कि 3.2 प्रश्न है 3.2। इसके अनुसार क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। तो क्या कहा इसने, पात्र तो हमें किसका दे दिया है, जिंक का, और विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 है। तो क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, हमें यह बताना है। प्यारे बच्चों,
कोई भी हम पात्र जी लेते हैं, बर्तन लेते हैं, उसमें कोई विलयन रखते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि विलयन पात्र के साथ किसी प्रकार की कोई क्रिया ना करे सामान्यतः, क्योंकि उससे जो हमारे उद्देश्य होते हैं, जो हम विलयन जिस पर्पज से लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाएगा, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि किसी भी विलयन जो हमारे पास है वो पात्र के साथ क्रिया ना करे। या यही ये पूछ रहा है कि क्या रखा जा सकता है, तो क्या करेंगे इसके लिए, काफी आसान काम है। अब ये चेक करना पड़ेगा क्या जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा, पहली कंडीशन हम ये देखते हैं। और यह ज्ञात करने के लिए कि क्रिया करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए सबसे अच्छा है आपको जो हमने बताई थी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी यदि आपको ज्ञात है तो आप जानते हैं कोई भी जो तत्व जहां पर रहता है उसको जो रिप्लेस कर सकता है, उसको विस्थापित कर सकता है, उससे ऊपर के तत्व कर सकते हैं, उसके नीचे के तत्व नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि जो कॉपर हमारा है, कॉपर सल्फेट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, जिंक। जिंक कॉपर सल्फेट के नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है। यदि नीचे आएगा तो हम कहेंगे रिप्लेस नहीं कर पाएगा कॉपर सल्फेट, तो कोई क्रिया नहीं करेगा। रख सकते हैं पात्र में, जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं। लेकिन यदि जिंक कॉपर से ऊपर आएगा तो इसका मतलब होगी वो क्रिया करेगा। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी रखते हैं। आपको ध्यान हो, हमने याद करने का आपको तरीका क्या बताया था। हमने कहा था यह हमारा जो तरीका होता था वो था ली के काना मांगे आल जन। फिर दूसरी हमारी श्रेणी होती थी कर यानी कि सिया, कर फिर कूद नी सुन, ये हमारी दूसरी श्रेणी होती थी। फिर तीसरी हमारी होती थी है कुआ ईला आज, और चौथी इसी प्रकार की होती थी हमारी जिसको मैंने आपको कहा था पारो यानी कि पारा मरकरी, पारो बाहर कल Cl कल आना फिर, तो आना के लिए क्या आ गया Au, फिर के लिए F। तो ये हमने याद करने का आपको तरीका बताया था। ये था ली के काना मांगे ऑल जन, ली के काना मांगे आल जन, फिर कर फिर कूद नी सुन, फिर था है कुआ इला आज, ये अलग ब्लॉक था। और ये था लास्ट में हमारा था कि पारो बाहर कल आना फिर, ये हमारा इस प्रकार से था। तो ये श्रेणी यहां से हमारी चलती है ऊपर से नीचे की ओर, फिर यहां से चलती है नीचे की ओर। तो अब देखना है कि कॉपर सल्फेट जो हमारे पास विलयन है, इसमें जिंक की क्या पोजीशन है। तो देखिए कॉपर कहां आ रहा है, कॉपर यहां आ रहा है, और जिंक कहां है, इसके नीचे तो हमें जिंक नहीं दिख रहा है। यहां से ऊपर चलें इधर घूम करके तो जिंक देखिए यहां पर आ गया। तो जिंक क्योंकि कॉपर से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा। लिखते हैं क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर है, अथवा दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील धातु है, अतः यह कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो यदि ऐसा होगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, समीकरण लिखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से क्या बनेगा हमारा, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया घटित हो रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो जिंक है उसको जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह इससे क्रिया करता है। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है, अतः जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते। अगर आप रखोगे तो वो क्रिया करेगा, तो सीधा यहां पर क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.3 जो कि इस प्रकार से है। तो प्रश्न है 3.3। इसके अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकें। फेरस आयन क्या होते हैं? देखिए, हमारे जो आयरन होता है जिसे हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी 2 वैलेंसियां होती है। एक वैलेंसी होती है 2 और एक होती है हमारी 3। तो जब आप फेरस की बात कर रहे हैं तो फेरस आयन का अर्थ है कि Fe+2। अब फेरस आयन को ऑक्सीकृत करना है, यानी कि ये हमारा फेरस आयन हो गया, इसको क्या करना है? ऑक्सीकृत। तो ये ऑक्सीकृत का अर्थ क्या हुआ? ऑक्सीकृत का अर्थ हो गया कि Fe+2 क्या करेगा? Fe+3 में रिप्लेस होगा, परिवर्तित होगा, और क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Fe+3 में परिवर्तित होगा। इसे हम कहते हैं जो फेरस आयन है इसका क्या होना? ऑक्सीकृत होना, उसका ऑक्सीकरण होना। अब ये कब संभव है? ये केवल तब संभव है जब इसके समीप कोई ऐसा पदार्थ हो, ऐसा तत्व हो जो प्रबल ऑक्सीकारक हो, जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकरण कराने की ज्यादा क्षमता रखता हो। तो हमको पता है कि जब हम इस जो हमारी टेबल होती है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, उसमें जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं लिथियम का ऑक्सीकारक गुण हम कहते हैं न्यूनतम होता है। जबकि इस श्रेणी के सबसे अंत में जो हमारा ये होता है फ्लोरीन, इसका ऑक्सीकारक गुण सबसे अधिक होता है। यहीं पे लिख लेते हैं, F का ऑक्सीकारक गुण सबसे अधिक होता है। तो ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि अब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा। यानी कि गुण बढ़ने का अर्थ है कि जैसे जैसे नीचे आएंगे तो नीचे वो तत्व हैं जो अपने से ऊपर वाले तत्वों को क्या कर दें? ऑक्सीकरण उनका करा दें, यानी कि उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या हो? सक्षम हो। तो अब ये किसकी बात कर रहा है? ये हमारी बात कर रहा है आयरन की, Fe की। तो Fe कहां आता है? Fe ये आता है हमारे पास। अब Fe यहां पर है, तो अब आप सोचिए कि Fe को ऑक्सीकृत कराना है। ये हमारा फेरस आयन जो है इसका ऑक्सीकरण कराना है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इससे ऊपर वाले तो इसका ऑक्सीकरण नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इनके भीतर फेरस का जो अपने अंदर जो ऑक्सीकरण गुण है, यानी कि वह क्या करता है? किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल दे? बाहर निकालने की जो शक्ति रखता है या गुण रखता है, वह ज्यादा है किसकी अपेक्षा? इन सब ऊपर वाले तत्वों की अपेक्षा। तो ये तो ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं वो फेरस आयन को ऑक्सीकृत नहीं करा पाएंगे। तो कौन करा पाएगा? इसके नीचे के जितने भी तत्व हैं ये सब क्या करा सकते हैं? इसको ऑक्सीकृत करा सकते हैं आसानी से, क्योंकि नीचे वालों का जो ऑक्सीकारक गुण है वो क्या है? काफी ज्यादा। और सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का है। गैसेस की बात करें, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, मरकरी है, Ag है, I है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे तत्व हैं जो कि आसानी से फेरस का ऑक्सीकरण करा सकते हैं। तो लिखेंगे ये हमारे पास ये है, तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से ऊपर के तत्व Fe+2 आयन का ऑक्सीकरण नहीं करा सकते, अर्थात नहीं करा सकते, बस इतना काफी है, नहीं करा सकते। अतः Fe से नीचे के तत्व ही Fe2+ का ऑक्सीकरण करा सकते हैं।
तो कौन कौन से हमारे आ गए यदि हम बात करें तो कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मरकरी, एजी, जितने भी हमारे ये सब क्या करा दें, ऑक्सीकरण करा दें। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पाठ्य निहित प्रश्न के जो तीनों प्रश्न थे, पहला दूसरा तीसरा, वो पूर्ण हो गए। अब हम नेनस्ट इक्वेशन जो हमारी समीकरण है हम उसको समझेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमने पिछले टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर में जो पाठ्य निहित प्रश्न थे उनको हल किया। अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे और यह टॉपिक मानिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम कहते हैं नेनस्ट समीकरण। बात आती है कि नेनस्ट समीकरण क्या चीज है। तो यदि हम इससे अपने पिछले टॉपिक पे यदि चर्चा करें, उस पे देखिए वो क्या था, तो वह हमारा था मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव का अर्थ था यदि हमारे पास कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हम जो मानक परिस्थितियां लेते थे और उन मानक परिस्थितियों को लेकर के उस इलेक्ट्रोड का जो विभव हमें प्राप्त होता था उसे हम कहते थे मानक इलेक्ट्रोड विभव। या यदि इलेक्ट्रोड को हम, इलेक्ट्रोड तो आप जानते हैं हमारा क्या होता है, एक अर्ध सेल होता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रोड होता है। यदि हम सेल की बात करें, सेल जिसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और दो हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोड एक अर्ध सेल की भांति व्यवहार करता है, तो दो इलेक्ट्रोड होंगे वो आधे अर्ध सेल, और आधा अर्ध सेल पूरा जोड़ दो तो एक पूर्ण सेल की भांति व्यवहार करते हैं। और उस सेल का हम जो विभव निकालते थे उसे कहते थे सेल का मानक विभव। अब यहां पर दोनों स्थितियों में, चाहे आप इलेक्ट्रोड का विभव निकालो जिसे आप मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हो, और या आप सेल का निकालिए जिसे हम मानक सेल विभव कहते हैं, यह दोनों ही परिस्थितियों में हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मानक। और आप जानते हैं मानक का अर्थ क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मानक माने होता है, मानक यानी कि जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं, इसके लिए पहली हमारी कंडीशन ये होती है कि जो ताप होना चाहिए, ताप होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन के बराबर होना चाहिए पहली। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों होना चाहिए सेल्सियस, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रूम टेम्परेचर होता है इसलिए 25 माना जाता है। सेकंड मानक के लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए जो दाब होगा उस दाब का मान होना चाहिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। और तीसरी स्थिति इसमें कंडीशन ये होती है कि जो आप विलयन ले रहे हैं, जो विलयन लेंगे उसमें आयनों की जो मोलरता होगी वह मोलरता क्या होगी, मोलरता या सांद्रता वो कितनी होगी 1m, यानी कि ये विलयन की जो सांद्रता होगी वह 1 मोलरता के बराबर होनी चाहिए। 1m मतलब मोलरता ये होनी चाहिए। यदि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब हम किसी कह सकते हैं अर्ध सेल का, किसी इलेक्ट्रोड का यदि विभव निकालते हैं तो उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और यदि सेल का निकालते हैं तो हम इसे कहते हैं सेल का मानक सेल विभव, इस प्रकार से कहते हैं। पर बात यहां पर एक आती है कि यदि कुछ ऐसा हो कि आप किसी सेल का या इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर रहे हो लेकिन स्थितियां मानक ना हो, मान लो आपने जो सॉल्यूशन यूज करा उस सॉल्यूशन की सांद्रता 1 मोलरता ना हो, तो आपका ये जो मानक स्टैंडर्ड का स्थिति में जो मापन है वो आपका गड़बड़ा जाएगा। और यदि मानकता से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी एक चर चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि मानक स्थिति में सेल का या इलेक्ट्रोड का जो वो हमें विभव प्राप्त होता है वह क्या हो जाता है, मानक स्थिति न होने पर परिवर्तित हो जाएगा। यदि मानक स्थिति में किसी सेल का हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल, यदि हम मान ले 2.3 वोल्ट आ रहा है, तो यदि मानक स्थितियां ना हो तो उसका हो सकता है 2.3 की बजाय 2.0 वोल्ट ही आए या 2.7 वोल्ट आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी बात को लेकर के हम एक समीकरण की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे हम कहते हैं नेनस्ट समीकरण। ये नेनस्ट समीकरण ये बताती है कि यदि मानक परिस्थितियां ना हो तब आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए एक समीकरण प्रस्तुत की गई और उसी समीकरण को नाम दिया गया नेनस्ट समीकरण। तो मुझे लगता है अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं परिभाषा। हम लिखते हैं वह समीकरण जो मानक स्थिति न होने पर
किसी इलेक्ट्रोड या सेल के विभव को बताती है या ज्ञात करती है, विभव को प्रदर्शित करती है नैनस्ट समीकरण कहते हैं। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एक ऐसा हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड या एक ऐसे सेल का विभव जो कि मानक परिस्थितियों पर ज्ञात न किया जा सके, उसको हम कह सकते हैं, वो हम जिस तरीके से ज्ञात करेंगे उसी को हम कहेंगे नैनस्ट समीकरण। तो मुझे लग रहा है यहां क्लियर हो गया होगा, यदि मानक परिस्थितियां ना हो तब आप किसी सेल का जो विभव ज्ञात करेंगे जिस समीकरण के द्वारा, उसी समीकरण को हम कहेंगे नैनस्ट समीकरण। अब समीकरण क्या होती है इसको समझिए। तो समीकरण हम देखते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होगा या विभव जो होगा इलेक्ट्रोड का E, वह बराबर हमारा होता है E0 या E0। E0 क्या है? मानक परिस्थितियों पर उस इलेक्ट्रोड या सेल का विभव या विद्युत वाहक बल। साथ में आता है हमारा माइनस, और यहां आता है हमारा RT अपॉन NF, साथ में आता है LN, और यहां पर हमारा आ जाता है Q। और इसी को हम क्या कह देते हैं? यह हमारी होती है नैनस्ट समीकरण। तो मुझे लग रहा है यह बात समझ में आ गई होगी कि नैनस्ट समीकरण का जो सूत्र है हमारा वो है E बराबर E0 माइनस RT बटे NF इंटू LN इंटू Q। तो अब बहुत से बच्चों का दिमाग थोड़ा सा हम कह सकते हैं झरना रहा होगा कि सर इस वाले जो समीकरण है, समीकरण तो ठीक है, लेकिन इसमें Q क्या है, N क्या है, F क्या है, R क्या है, T क्या है। और E और E0 तो मैं बता चुका हूं। E0 क्या है? जब मानक परिस्थितियां न हो तो इलेक्ट्रोड या सेल का विभव या विद्युत वाहक बल। E0 मानक परिस्थिति में सेल का या इलेक्ट्रोड का विद्युत वाहक बल। अब RT, NF और LN, Q इन चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं E क्या है? सेल या इलेक्ट्रोड का विभव जब मानक स्थिति न हो। E0 क्या है? सेल या इलेक्ट्रोड का मानक विभव। तो मानक विभव है, यानी कि मानक परिस्थितियों में क्या हो गया? ये यहां पर नहीं, ये यहां पर E0, ये यहां पर है। अब बाकी की बात आती है प्यारे बच्चों कि बाकी चीजें क्या हैं। यदि हमें समीकरण समझनी है, हम बाद में जाके इस समीकरण को प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ करने से पहले आपको कुछ जो बेसिक नॉलेज है वो होनी जरूरी है। मैं कई बार इस चैप्टर में आपको बता चुका हूं कि यह चैप्टर पूरा का पूरा देखा जाए तो 11th के कुछ चैप्टरों से सीधे सीधे रिलेटेड है। ये इसमें कोई भी आप टॉपिक उठा करके देखिए एनसीईआरटी का, वो सीधे कहता है आपने 11th में इस चैप्टर में ये पढ़ा हुआ होगा, और तब वो वहां से अपनी आगे की बात शुरू करता है। क्योंकि एनसीईआरटी की किताब का एक बहुत हम कह सकते हैं एक टिपिकल कहेंगे उसे कि एक पैटर्न है कि वो कहता है कि उसने पुरानी किसी भी क्लास में यदि आपको कोई चीज बता दी है तो एनसीईआरटी उसे अपनी अगली क्लास में आगे के टॉपिक्स में उसको कभी भी कंटिन्यू नहीं करती, उसको एक्सप्लेन नहीं करती। वो ये आपसे अपेक्षा करती है कि उसने आपको कोई एक चीज बता दी तो आपको वो आती है। उसने 11th में आपको कुछ चीजें सिखा दी तो वो समझती है बच्चे को आती है। वो आप जानते हैं ऐसा तो संभव नहीं है। तो आदर्श स्थिति है कि आपने कोई चीज कभी पढ़ ली हो और आप जीवन भर उसे याद करें। तो इसी समस्याओं से निजात के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन चीजों को समझते हैं कौन सी चीज क्या है, तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा। जिन बच्चों को पता होगा बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा। तो हमने दो वेरिएबल्स तो बता दिए ये क्या है। हमें समीकरण को बाद में प्रूफ करना है और करेंगे भी प्रूफ, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं। समीकरण में अगली चीज हमारे पास जो आती है वो हमारी है आर। क्या है? आर। आर क्या है? आर को कहते हैं रिडबर्ग नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है
8.314 और साथ में होती है जूल पर केल्विन मोल। आर रिडबर्ग नियतांक। टी हमारा क्या होता है? टी हमारा होता है ताप, और ध्यान रखिए इसको हमेशा केल्विन में लिया जाता है। नीचे हमारा आ गया एन। एन हमारी होती है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अगला आता है हमारा एफ, और इसे कहते हैं हम फैराडे स्थिरांक या फेरड स्थिरांक। फेरड स्थिरांक ये एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यूज जो होती है, पहले तो ये होता क्या है? फैरड स्थिरांक का अर्थ होता है कि यदि आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन लो, कितनी, क्या कह रहा हूं मैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल का अर्थ होता है 6.022 गुणा 10⁻23। ये संख्या को हम क्या कह देते हैं? 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल यदि इलेक्ट्रॉन लोगे तो उन इलेक्ट्रॉनों पर जो कुल आवेश होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का, उसी को हम क्या कह देते हैं? फैरड स्थिरांक कहते हैं। और उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करके आती है वो हमारी निकल के आती है 96। मैक्सिमम जगह पर इसको राउंड ऑफ करके 96500 रख लिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको एग्जैक्ट दे रखा 96487। अब मैंने कहा क्या है ये? 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का पर आवेश की मात्रा है। तो ये हमारी आगे आवेश होगा तो कूलाम कितने मोलों पर? 1 मोल पर, तो कूलाम पर मोल। तो मैं यह लिख भी लेता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, यह समझ में आ गई। अब उसके बाद अगला हमारा आता है Ln। अब समझिए Ln क्या है, इसको समझते हैं। ये जो मैथ्स के बच्चे होंगे वो तो समझते हैं Ln। Ln का अर्थ होता है लघु गुणक, और Ln को कहते हैं लघु गुणक, और जिसे हम कहते हैं नेचुरल लघु गुणक। अब नेचुरल लघु गुणक का क्या अर्थ हुआ समझिए। देखिए लघु गुणक को हम सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं LOG से। हम क्या कहते हैं कि लघु गुणक को हम सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं LOG से। अब ये लघु गुणक 2 प्रकार के होते हैं। इन लघु गुणकों के जो 2 प्रकार हैं उसको हम ऐसे करके यहां पर लिख सकते हैं। पहला हमारा जो लॉग होता है उसका आधार यदि E हो, यदि उसका आधार क्या है? E है, तो पहले प्रकार का लघु गुणक। और दूसरा लघु गुणक होता है LOG, जिसका आधार क्या होता है? 10। तो इस वाले लघु गुणक को हम कहते हैं नेचुरल लॉग ऐसे बोलते हैं। और ये हमारा होता है बेस 10 लॉग, आधार 10 लॉग, इसको ऐसे कहते हैं। अब ये जो हमारा नेचुरल लॉग है, इस नेचुरल लॉग को ही हम क्या कर देते हैं? प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा? Ln के द्वारा। क्योंकि जरूरी नहीं है सब जगहों पर, क्योंकि लॉग लिख के आप नीचे जब इसे कहते हैं आधार, यदि आधार में E लिखोगे तभी ये कहलाता है नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लॉग। और दूसरा ये कहलाता है बेस 10 लॉग। अब इन दोनों में जो कैलकुलेशन का है वो थोड़ा सा अंतर होता है। इन दोनों की कैलकुलेशन में अंतर ये होता है कि आप चाहें तो कभी भी इस नेचुरल लॉग को हम बेस 10 लॉग में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? यहां पे लिखते हैं इसको, चलिए। यदि आप लॉग जो हमारा नेचुरल लॉग है LE या Ln को परिवर्तित करना चाह रहे हैं किसमें? लॉग बेस 10 में, तो कैसे करेंगे? इसका तरीका है जिसको हम लिखते हैं Ln बराबर 2.303 इंटू लॉग बेस 10। यानी कि अगर आप Ln जो हमारा एक प्राकृतिक लॉग है उसे 10 आधार वाले लॉग में परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो उसको केवल 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका Ln क्या है? परिवर्तित हो गया किसके रूप में? बेस 10 में। आप कहोगे सर हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है इन सब चीजों को जानने की, पर प्यारे बच्चों आपको यह जानना ही पड़ेगा। आप यदि समझना चाहते हैं केमिस्ट्री को तो आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी।
ऐसा ना हो कि कहीं पर फिर ln के बाद अगले स्टेप में सीधे ही आ जाए तो फिर आप चकरा जाओ, अरे भाई यहां पर तो l और n था लिखा हुआ, ये आगे 2.303 और LOG और नीचे 1010 क्यों लिख दिया। तो पता होना चाहिए इस ln का अर्थ है ये है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग को हमने लॉग बेस e से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या ln से भी प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा लॉग है वो बेस 10 है, यानी कि बेस 10 क्यों है, बेस 10 हमारी होती है जो दशमलव की संख्याएं होती है 0 से लेकर 9 तक की, वो 10 संख्याएं होती है, और मैक्सिमम जो कैलकुलेशन हम की करते हैं लॉग की वो हमारी बेस 10 की ही होती है। तो अधिकतर स्थानों पर हम क्या कर देते हैं, इस नेचुरल लॉग को परिवर्तित कर देते हैं बेस 10 की फॉर्म में। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए, और जो बायो वाले हैं यदि उन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो भी वो यहां पर इस बात को जरूर समझ लें। कठिन नहीं है, ये मत समझना कि अब ln आ गया, लॉग आ गया, बेस 10 आ गया, नीचे 10 लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं, तो ये कोई कठिन चीज है, कुछ कठिन नहीं है, केवल थोड़ी सी एक समझ, एक जानकारी वाली बात है। यहां पर हमने आपको इतना बता दिया, बस समझ लिया, आपको समझ में आ गया। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने कहां तक यहां पर चर्चा कर ली। हमने कहा ई बता दिया क्या होता है, E0 बता दिया, R बता दिया, T बता दिया, N बता दिया, F बता दिया, और साथ में आपको ln बता दिया। इतनी सारी चीजें हमने इस समीकरण के बारे में बच्चों आपको बता दी है। अब लास्ट में हमारा एक चीज आती है Q। अब हम इस Q को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप चाहें तो एक बार इसे उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने नैनस्ट समीकरण में जो विभिन्न संकेत थे उन संकेतों को हमने समझा, और लास्ट में हमने कहा था एक संकेत और होता है जिसे हम कहते हैं Q। अब उस Q पर ही हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम नैनस्ट समीकरण को प्रूफ करेंगे तो आप देखेंगे वहां इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल होगा। साथ ही न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो वहां भी आपकी नैनस्ट समीकरण का प्रयोग करते हुए इस Q की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको आप अच्छे से जरूर समझिएगा। हमारा अगला आता है, हमने कहा जो Q है, Q को हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन क्वाइटेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया लब्धि, इसे कहते हैं, आप कह सकते हो इसे हिंदी में अभिक्रिया लब्धि, अभिक्रिया लब्धि। अब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। यह हमारी होती है कि मान लो मेरे पास कोई एक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को मैं क्या लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं AA प्लस BB से हमारा बना CC और प्लस स्मॉल d कैपिटल D, ये बना, जिसमें ये आप जानते हो इन्हें हम कहते हैं, क्या होते हैं ये हमारे होते हैं अभिकारक, और ये हमारे जो बनते हैं ये होते हैं हमारे उत्पाद। पहली बात। दूसरी, ये जो A B C D ये तो उत्पाद है, ये तो हमारे, हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक सूत्रों को व्यक्त कर रहे हैं। इनके आगे जो ये है A, ये स्मॉल b, ये स्मॉल c, ये स्मॉल d, ये वास्तव में क्या चीज है, यह प्रदर्शित कर रहे हैं एक प्रकार से स्टेक्योमेट्री को, जिसको हम कहते थे मोलों की संख्या को। जब आप किसी समीकरण को संतुलित करते हैं तो आप देखते हैं उसके आगे कभी 1 लिखते हैं, कभी 2 लिखते हैं, कभी 3 लिखते हैं संतुलित करने के लिए समीकरण को। तो वो जो 1 2 3 समीकरण को संतुलित करने के लिए आगे जो गुणांकों का प्रयोग किया जाता है उसे को स्टेक्योमेट्री कहते हैं। और यह वास्तव में हम कह सकते हैं, इसको हम मोलों के रूप में जानते हैं कि इसके A मोल लिए है, इसके B मोल लिए, जिससे C के C मोल उत्पन्न हुए और D के D मोल उत्पन्न हुए, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। तो अब ये समीकरण हमारे पास है, तो Q हमारा होता है अभिकार, यह आता है उत्पादों की, यहां पर सांद्रता भी लिख सकते हैं या सक्रियता बटे नीचे, यदि इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में हम यूज करते हैं, और नीचे हमारे आती है अभिकारकों की सांद्रता या सक्रियता, ये आ गई। अब जब हम इनको कहेंगे कि अभिकारक और उत्पाद कहेंगे, तो अभिकारक तथा उत्पाद हमारे जो होते हैं वो हम कह सकते हैं 3 अवस्थाओं में हो सकते हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं।
तो यदि आप चाहते हो कि आप इस टॉपिक को न केवल थ्योरेटिकली इसको अच्छे से समझे, बल्कि इसके बाद में आने वाले प्रश्नों को भी आसानी से हल कर पाए, तो आपको मेरी बातों पे ध्यान देना ही होगा प्यारे बच्चों। तो क्या मैं कह रहा हूं, बड़ा आसान चीज है, केवल एक समझ लीजिए बस थोड़ा सा। हमने कहा कि यदि जो भी तत्व है, यदि तत्व ठोस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो, तो जो हम ये कहते हैं जो सांद्रता या सक्रियता होगी, यहां पे लिख लेता हूं मैं, सांद्रता या सक्रियता, सक्रियता। तो यदि कोई तत्व, ये जो हमारे अभिकारक या उत्पाद जिसमें ए बी सी डी जो कैपिटल है, यदि वो ठोस अवस्था में हो तो सांद्रता या सक्रियता इसे हम लेते हैं हमेशा 1 ली जाती है। यह ध्यान रखना है आपने। सेकेंड कंडीशन में यदि तत्व हमारी किस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, तो सांद्रता या सक्रियता को हम लेते हैं मोलरता में। किस में लेंगे? मोलरता में। कि वो एक, उसकी मोलरता 1 है, 1.5 है, 2 है, 3 है, क्या है मोलरता? आप जानते हैं परिभाषा, पिछला चैप्टर पूरा विलयन हमने पढ़ा है। और मोलरता का अर्थ होता है कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो इसकी जो यदि द्रव अवस्था में है तो क्या आएगा? मोलरता में। और तीसरा, यदि वो जो तत्व है जो भी हम पीछे निकाल रहे हैं, यदि ये गैस अवस्था में हो, तब हम उसकी सांद्रता या सक्रियता को किससे प्रदर्शित करते हैं? दाब से प्रदर्शित करते हैं, दाब में लेते हैं उसकी सक्रियता। तो यदि ये छोटी छोटी चीजें हैं, यदि ये आपको आ गई तो समझ लिए न्यूमेरिकल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आखिर इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखने का तरीका क्या है? जो Q बराबर है, इसी को लिख रहा हूं। हमने लिख तो दिया उत्पादों की सांद्रता या सक्रियता बटे अभिकारकों की सांद्रता या सक्रियता। कैसे लिखेंगे ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले ऊपर लिखा उत्पादों की सांद्रता या सक्रियता। मुझे नहीं पता ये उत्पाद में C तथा D ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, ये गैस अवस्था में है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? सबसे पहला उत्पाद क्या है? C, तो मैंने यहां पर लिखा C, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया। दूसरा उत्पाद क्या बना था? कैपिटल D, तो उसको मैंने कैपिटल D को ऐसे लिख लिया। तो मुझे लग रहा है इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। पर आप देखिए C के मोलों की संख्या कितनी है? C, स्मॉल c। तो ये जो हमारी मोलों की संख्या है, इसको हम घात के रूप में लिखेंगे यहां पर C। ठीक इसी प्रकार से ये जो कैपिटल D हमारे पास उत्पाद आया, इसके मोलों की संख्या है कैपिटल D, तो उसे घात के रूप में लिखेंगे यहां D बटे। नीचे देखिए क्या है? अभिकारकों की सांद्रता या सक्रियता। सांद्रता और सक्रियता एक ही चीज होती है। आप कह सकते हैं सांद्रता सक्रियता के अनुक्रमानुपाती होती है। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। अब नीचे देखें, यदि अभिकारक, अभिकारक क्या है? A तथा B, तो कैसे लिखेंगे? इसे लिख लेंगे A और यहां पर क्या लिख लेंगे? B। अब ठीक ऊपर की तरह इनके जो मोलों की संख्या है, A के मोलों की संख्या कितनी है? A, तो ये घात के रूप में आ जाएगा A। इसी प्रकार B के मोलों की संख्या क्या है? स्मॉल b, तो ये भी घात के रूप में आ जाएगा स्मॉल b। बस अगर आपने इतना कर दिया तो यही तो हमारा क्या है? अभिक्रिया लब्धि, या जिसे हम कहते हैं रिएक्शन क्वाइटेंट कहते हैं, वह हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब यदि आपको ध्यान ये जरूर देना प्यारे बच्चों, वरना कंफ्यूज हो गए आप जब हम डेरिवेशन करवाएंगे, कि यदि ये उत्पाद, यदि C, D, A, B, यदि ये चारों ठोस अवस्था में हैं, तो इन सब की वैल्यूज 1 आ जाएगी, चाहे घात कुछ भी हो। घात चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 1.2 हो, 1/2 हो। लेकिन यदि ये ठोस अवस्था में हैं, सॉलिड्स हैं, तो क्या होगी? इनकी जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। अब क्यों होगी ये भी बता देता हूं आपको। देखिए, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में, मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक जिंक की छड़ ले ली या मैग्नीशियम की छड़ ले ली। अब बताइए, जब वो जिंक की छड़ है तो उसमें किसी दूसरे पदार्थ के मिले होने की संभावना तो बहुत कम है ना। वो पूरे जिंक के परमाणु से मिलकर के बनी हुई होगी। और यदि पूरे जिंक के परमाणु से मिली हुई होगी तो ये हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये हमारी सांद्रता या सक्रियता को तो प्रदर्शित कर रहा है। और सक्रियता या सांद्रता वहां क्या है? यदि 100 हम कह सकते हैं, उसमें आप ले लीजिए परमाणु हैं, तो 100 के 100 यदि जिंक के होंगे, किसी दूसरे के तो होंगे नहीं। तो इसलिए जो सक्रियता या सांद्रता होगी ठोसों के लिए वो 1 होगी।
चाहे आप ठोस में मैग्नीशियम लीजिए, जिंक लीजिए, आयरन लीजिए, कुछ भी लीजिए, यदि ठोस अवस्था में है तो ये पूरी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यदि द्रव अवस्था में हो तो आपको प्रश्न में दी हुई होगी कि उसकी सांद्रता इतने मोलर है, यानी कि 1.5 मोलर है, या फिर 2.0 मोलर है, या 1 मोलर है, तो उसकी वैल्यूज यहां रख लेना। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, अभिक्रिया लब्धि को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज करते हैं, पर है छोटी सी बात, ये आपको निकालनी आ गई। अब देखिए, जब हम आपको कराएंगे इसको, नैनस्ट समीकरण को प्रूफ करवाएंगे, तो आप देखोगे आपको कितनी आसान चीजें आने लगेगी। पर उससे पहले कुछ और बेसिक चीजें हमारे को सीखनी पड़ेगी। तो आज मेरे ख्याल से इतना काफी है। आप यदि इतनी चीज तैयार कर लेते हैं तो फिर अगली क्लास में, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें नैनस्ट समीकरण को हम समझेंगे और साथ ही उससे रिलेटेड 1-2 प्रश्नों को भी समझेंगे वहां पर। और आप यदि 1-2 प्रश्नों को कर लेंगे समीकरण को समझने के साथ, तो समझ लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी नैनस्ट समीकरण के थ्योरी में और न्यूमेरिकल्स में। तो यदि आपको आज के टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसका मैं समय रहते आपको जवाब दे पाऊं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।